सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट टीचर जॉब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम DLED थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ेंगे और ये है आपका राजन सीरीज। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न और ये आपका होगा 154 से और ये आज आपका फिनिश हो जाएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 154 से। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, जैसे आय कर, निगम कर और भूमि कर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो उस व्यक्ति को स्वयं पे करना होता है जिसके ऊपर वो लगाया जाता है, यानी कि वो अपना कर किसी और पर नहीं टाल सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे आय कर, निगम कर और भूमि कर, ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 155 है, प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? तो छिछले समुद्र में बहुत छोटा जीव यानी कि मूंगा, जिसको प्रवाल पाया जाता है, जिसको हम प्रवाल भी कहते हैं, यानी मूंगा की चट्टान या प्रवाल दोनों एक ही है। और दोस्तों, इसके मरने पर शरीर के अंग एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मूंगा होते हैं ये धीरे धीरे जब इनकी मृत्यु होती है, एक तरह से जब इनका एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद ये समाप्त होते हैं और इसके बाद इनके ऊपर ही फिर धीरे धीरे मूंगे की चट्टानें पनपते पनपते एक परत दर परत जमा होती जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें ये भी कहा जाता है कि जो ये मूंगा होते हैं ये अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान पर अपना घर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए तो समुद्र तट के निकट दीवार सी बना देते हैं। इस तरह से ये जमा होते 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 समुद्र के तट के पास ये एक दीवार सी बनाते चले जाते हैं, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। और इस संबंध में इसका जो संबंध है ये प्रशांत महासागर से है। क्लियर? जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 156, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लियर? मरे व डार्लिंग नदियां कहाँ बहती हैं? तो दोस्तों, मरे व डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। क्लियर? अब आपको भूलेगा नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 158 है, मेडागास्कर के पठार के बारे में आप क्या जानते हो? तो दोस्तों, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में। क्लियर? और इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है जिसे मेडागास्कर पठार कहा जाता है। तो दोस्तों, मेडागास्कर पठार किससे संबंधित है? अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है ये। आगे हम चलिए देखते हैं टैंगा वन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, टैंगा और टुंड्रा हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और आप डिटेल से स्टडी कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, सारा चैप्टर आप डिटेल से पढ़िए, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। दोस्तों देखिए, जिसका सब्जेक्ट नहीं रहता ये सब, अगर आप DLED कर रहे हो, अगर आप साइंस ग्रुप से हो तो थोड़ी आपको दिक्कत होती है इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो अगर आप पहले डिटेल में पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसमें टुंडा वन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टैगा वन किसे कहते हैं। तो टैगा वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है और इस वन के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। क्लियर? और टुंडा वन किसे कहते हैं? टुंडा वन बर्फ से ढका रहता है, गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। क्लियर? टुंडा वन में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, टुंडा वन और टैगा वन का जो क्षेत्र है वो उसका जो टेम्परेचर है किस तरह से रहता है उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ वनस्पतियाँ उगती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। यहाँ पे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं 161, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट केटू यानी कि गार्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर? भारत में संचार के दो साधनों के नाम बताइए। तो दोस्तों, समाचार पत्र और दूरदर्शन, ये संचार के दो साधन हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 163 है, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा बताइए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, फिर भी एक बार जान लेते हैं।
जो राज्यसभा होती है इसके सदस्यों की जो आयु सीमा होती है वो 30 वर्ष होती है और इससे अधिक तथा अथवा इससे अधिक भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्यों की जो आयु है वो 25 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है। क्लियर, 25 वर्ष से कम नहीं लेकिन ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन। तो उच्च सदन 30 वर्ष, निम्न सदन 25 वर्ष। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 164 है, संसद का कौन सा सदन अस्थायी होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा होती है इसके हम लोगों ने पढ़ा कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ये अस्थायी सदन होता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है। तो दोस्तों जो राज्यसभा हुआ है वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। जो यानी कि जो भी धन विधेयक का बिल जो पास हो करके लोकसभा से राज्यसभा में आता है और वो राज्यसभा उस बिल को हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो वो अपने पास उसको 14 दिन तक ही रख सकती है। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 166 है, निशंकुल लोकसभा से आप क्या समझते हैं। तो यदि सामान्य निर्वाचन में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो इसे निशंकुल लोकसभा कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे देखिए सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो इसे क्या कहा जाता है, निशंकुल लोकसभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 167, योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों चाहे वो योजना आयोग पुराना नाम था, अब उस योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और दोस्तों नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 168 है, मंत्रिपरिषद के बारे में बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर। तो यह है मंत्रिपरिषद के विषय में। दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है उसकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और ये जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर। अब हम देखते हैं मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है। प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल कौन होती है, जो प्रधानमंत्री होता है और जो सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं इन सबको मिलाकर ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 170 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 171 देखें तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने की शर्तें बताइए। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। क्लियर। यानी कि जो मंत्री परिषद बनाई जाती है उसका सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से ये आवश्यक हो जाता है, कानूनी रूप से ये आवश्यक होता है कि वो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। क्लियर। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 172, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो राज्यसभा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 173 देखें, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर। और इसी तरह से देखिए इसमें जो लोकसभा है इसकी आयु है वो 25 है और जो राज्यसभा इसके
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो एज लिमिट है वो 30 है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ पे एज कम ज़्यादा है उसी तरह से इसका कार्यकाल भी कम ज़्यादा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं 5, 6, 25, 30। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 174 है, मंत्रिपरिषद संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद सदन के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। वह कर जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे सीमा शुल्क, व्यापार कर, उत्पादन कर और मनोरंजन कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, आय कर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों आय कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। जो आय कर होता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों मनोरंजन कर, व्यापार कर और उत्पादन कर, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 178 है, मनोरंजन कर का उदाहरण बताइए। तो अप्रत्यक्ष कर मनोरंजन कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, केंद्र सरकार के आय के स्रोत बताइए। तो आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, जायदाद कर, उपहार कर, सीमा कर, ये सब केंद्र सरकार के आय के स्रोत होते हैं। क्लियर। इन्हीं कर को वसूल करके केंद्र सरकार जो भी देश के हित के लिए कार्य होते हैं, चाहे वो रक्षा से संबंधित कार्य होते हैं, वो सारा केंद्र सरकार करती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180, भारत में उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य करते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 181 है, संसद के 2 कार्य बताइए। तो संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास है और संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 182 है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य बताइए। तो धन विधेयक को प्रमाणित करना, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। तो दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है कि जो भी विधेयक है यानी कि जो धन विधेयक है उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है कि वो उसको प्रमाणित करे कि ये धन विधेयक है। फिर उसके बाद वो विधेयक राज्यसभा में जाता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि संसद की कार्यवाही का संचालन करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है लोकसभा अध्यक्ष का। और सदन की कार्यवाही का संचालन करने के साथ साथ सदन में अनुशासन बनाए रखना। क्लियर। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करना, यानी कि वो उसका अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अध्यक्षता करता है जो भी लोकसभा की बैठकें होती हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 183 है, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर बताइए। तो दोस्तों जो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, जबकि जो साधारण विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो वित्त विधेयक होगा वो केवल लोकसभा में ही पारित किया जाएगा और जो अन्य विधेयक होते हैं वो लोकसभा या संसद के राज्यसभा संसद के किसी भी सदन में वो पारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 184 है, उच्चतम न्यायालय अपने अपीली अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किन 3 प्रकार के मुकदमे सुन सकती है। दीवानी के मुकदमे, फौजदारी के मुकदमे और राजस्व के मुकदमे। ये 3 तरह के मुकदमे उच्चतम न्यायालय अपने अपीली अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सुन सकती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 185 है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 186 है, अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान कौन है। तो दोस्तों अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं और अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। यानी कि जो उष्ण घास का मैदान है वो सवाना है और जो शीतोष्ण घास का मैदान है वो वेल्ड है। क्लियर। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना, शीतोष्ण जहाँ पे शीत और उष्ण दोनों हैं यानी कि शीतोष्ण दोनों रहती है, वहाँ पे वेल्ड घास पाई जाती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 188 है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है।
ये हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 189 है, विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात नगर कौन सा है? तो दोस्तों जोहान्सबर्ग अफ्रीका महाद्वीप में है, ये स्वर्ण नगर के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 190 है, केंद्र सरकार के व्यय के स्रोत बताइए। तो दोस्तों प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, कर वसूली व्यय और ऋण सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 191 है, राज्य सरकार के आय के स्रोत बताइए। तो भूमि कर, कृषि कर, राज्य उत्पादन कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, वनों से आय, मनोरंजन कर, सिंचाई, सड़क, जल परिवहन, ये सब राज्य सरकार के आय के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, राज्य सरकार के व्यय के स्रोत कौन कौन से हैं? तो शिक्षा पर व्यय, कृषि पर व्यय, मत्स्य पालन, भूमि संरक्षण, पशुपालन, चिकित्सा, परिवार नियोजन, ये राज्य सरकार के व्यय के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 193 है, पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि लिखिए। तो दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि है वो है 1951 से 31 मार्च 1956 तक। क्लियर? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक ये इसकी कार्य अवधि है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 194 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी? दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 195 है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो दोस्तों एशिया की बात हो रही है, यानी कि एशिया महाद्वीप में जितने भी पर्वत आते हैं उन सब में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 196 है, पंपाज कहाँ का घास का मैदान है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना में ये पाया जाता है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका और पंपाज दक्षिणी अमेरिका, इस तरह से आप याद कर लीजिए, जो कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 198 है, विश्व में सबसे गहरी झील का नाम बताइए। तो बैकाल झील जो कि एशिया में ही है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 199 है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामेर का पठार जो कि तिब्बत में है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 200 है, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों से घिरे हुए हैं, इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 201 है, यूरोप के खेल का मैदान क्या है? तो ये है स्विट्जरलैंड। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 202 है, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो दोस्तों यूरोप का भारत इटली को कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत में जलवायु पाई जाती है उसी तरह इटली में भी पाई जाती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 203 है, सुरा और सुंदरियों का देश कौन सा है? तो दोस्तों फ्रांस है ये। क्वेश्चन नंबर 204, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 205, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके लखनऊ में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मतदाता कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मतदान करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ये क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको निर्वाचित सदस्य की ही बात हो रही है। निर्वाचित सदस्य चाहे वो संसद के किसी सदस्य हों या फिर राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हों। यहाँ पे मनोनीत सदस्य की बात नहीं की गई है, केवल निर्वाचित सदस्य की बात की गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में
मतदाता वही लोग करेंगे जो कि दोनों सदनों में निर्वाचित हों या फिर राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित हों। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 208 है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 209 है, न्यायालय के प्रकार बताइए? तो जनपद स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये न्यायालय के 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है, उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या समझते हैं? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस सीरीज में ये आपके अति लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न है, जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या समझते हो? तो दोस्तों राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा ना देने के निर्णय लेने के अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसके पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया न दे करके उसे जेबी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है उस पर, यानी कि उसको वो चाहे तो उस विधेयक पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकता, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रख सकता है। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र ही लौटा देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो विधेयक राष्ट्रपति को पसंद नहीं आएगा तो वो उसे शीघ्र ही लौटा देगा, यानी कि वो अपने पास नहीं रखेगा। अगर वो अपने पास रखता है तो वो अपने किस पावर का प्रयोग कर रहा है? वो अपने जेबी वीटो पावर का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर देखिए उदाहरण है, जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद में पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है कि जब हमारे राष्ट्रपति 1986 में जब हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे तो उस समय भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था जिस पर उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, यानी कि अपने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया है कि जेबी वीटो पावर क्या है, जिसमें जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है बिना किसी कारण बताए। क्लियर। ये उसके पास अपनी एक पावर है जिसका वो प्रयोग करता है और ऐसा प्रयोग केवल हमारे एक ही राष्ट्रपति जी ने किया है, उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। और वो किससे संबंधित था? जो भी विधेयक था वो था भारतीय डाक संशोधन विधेयक। क्लियर। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और दोस्तों आपके लिए वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे वो हिंदी की हो या सामाजिक अध्ययन की, जिसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक में मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आप उनसे अपनी स्टडी को और बेहतर बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।